उसने मुझ पर रोटी चोरी करने का आरोप लगाया और मेरा टॉर्चर शुरू किया। मेरे प्राइवेट पार्ट को लाइटर से जला दिया। वो मुझे ये कहते हुए पीटता जा रहा था कि जब तक मैं जुर्म कबूल नहीं कर लेता वो मुझे जाने नहीं देगा। घर जाने की चाहत में मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने चोरी की है। ये किसकी आप बीती है और नेटफ्लिक्स पर अभी आए शो स्क्विड गेम से इसका क्या कनेक्शन है, सब बताएंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। साउथ कोरियन सीरीज स्क्विड गेम 2 अभी आई, काफ़ी चर्चा में है। उस बड़ी गुड़िया का खौफ, हिलने पर गोली खाते लोग, सुई से हनी कॉम कैंडी कुरेदते लोग फिर याद आ रहे हैं, क्योंकि साल 2021 में इसके फर्स्ट पार्ट में हमने ये सब देखा था। तब भी ये काफ़ी पॉपुलर हुई थी सीरीज़। मोटा माटी समझें तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि बहुत गरीबी में, बदहाली में जी रहे लोगों को एक खास जगह लाया जाता है। एक बड़ी प्राइज मनी का लालच देकर उन्हें मल्टी लेवल गेम्स का हिस्सा बनाया जाता है। हर लेवल में हारने वाले लोग सिर्फ गेम से एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, बल्कि उन्हें सीधे शूट किया जा रहा है, माने जान से मारा जा रहा है। कुल 456 खिलाड़ियों में से सीजन 1 के आखिर में एक खिलाड़ी बचता है। प्राइज मनी उसके नाम हो जाती है। दूसरे सीजन की शुरुआत वहीं से हुई है। इस बार फिर वो खिलाड़ी गेम में कैसे पहुंच गया, कौन से नए गेम्स इस बार खेले जा रहे हैं और अब की अंजाम क्या होगा, इन सवालों के जवाब आपको सीरीज में मिल जाएंगे। तो जब जवाब सीरीज में मिलने वाला था, हम आपको ये कहानी क्यों सुना रहे थे? ऊपर की कहानी से आपको कुछ कीवर्ड पकड़कर आगे बढ़ना है। बेरोजगारी, गरीबी, बेसहारा लोग और पैसा, ये वो वजहें थी जिसके चक्कर में इस सीरीज में खिलाड़ी ऐसे खतरनाक गेम का हिस्सा बने या बनने को मजबूर हुए। असल जीवन में भी साउथ कोरिया में ही कुछ दशक पहले इन्हीं वजहों से कई हजार लोग इसी तरह की मुसीबत में पड़ गए थे। समानता ये थी, उन हजारों में से कुछ के पास पैसे की कमी थी तो कुछ का ना घर था ना कोई और सहारा। उन्हें भी अच्छे भविष्य की आस थी, इसलिए एक खास जगह इतने लोग इकट्ठा हुए। फर्क ये था कि इस जगह कोई प्राइज मनी नहीं थी। हाँ, उन्हें सुंदर भविष्य का ख्वाब जरूर दिखाया गया था, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। ब्रदर्स होम नाम का एक ये कैंप कहने को तो वेलफेयर स्कीम के तहत आता था, लेकिन यहाँ गरीबी नहीं, गरीब निशाने पर थे। सोशल प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था। सड़कों पर दिखने वाले गरीबों को हटाने या यूँ कहें कि उनके शुद्धिकरण के लिए पुलिस को इनाम मिल रहे थे। पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। क्या हुआ था ब्रदर्स होम में? 1950 में हुई कोरियाई युद्ध के बाद धीरे धीरे दक्षिण कोरिया का समय हालात बदल रहे थे। 1970 और 80 के दशक में साउथ कोरिया बेहतर स्थिति में पहुंच रहा था। इकोनॉमी भी फल फूल रही थी। पूरा देश आने वाले 2 बहुत बड़े इवेंट्स की तैयारी कर रहा था। साल 1986 में एशियन गेम्स होने वाले थे। 1988 में सोल ओलंपिक्स होने वाले थे। इन सब के मद्देनजर सरकार देश की रीब्रांडिंग के प्रयासों पर जोर दे रही थी, लेकिन इस तथाकथित हान नदी के चमत्कार के पीछे एक क्रूर सच छिपा था। बात अप्रैल 1981 की है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डक वू के कार्यालय में एक लेटर आया। ये कोई आम लेटर नहीं था, इसे प्रेसिडेंट चुन डू हुआन ने अपने हाथों से लिखा था। राष्ट्रपति, जो एक पूर्व जनरल थे और 1 साल पहले ही सैन्य तख्तापलट के माध्यम से सत्ता कब्जाए थे, उन्होंने अधिकारियों को भीख मांगने पर रोक लगाने और सड़कों पर भटक रहे लोगों के लिए सुरक्षात्मक उपाय करने का आदेश दिया था। उस आदेश में सामाजिक कल्याण केंद्र यानी सोशल वेलफेयर सेंटर स्थापित किए जाने की बात की थी। मनमाने ढंग से सड़कों पर घूम रहे लोगों को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी। सेंटर्स खुले और बुसान जैसे बड़े शहरों में आवारा परिवहन वाहन, साइन लिखी बसें दिखाई देने लगी। ये सेंटर्स ज़्यादातर प्राइवेट थे, लेकिन उसमें कितने लोगों की देखभाल हो रही है, इस आधार पर सरकार से सब्सिडी दी जाती थी। फिर दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि उन बसों में सड़कों पर कच्ची नींद में सो रहे लोगों, विकलांग लोगों, अनाथ बच्चों को तो भरा ही गया, उन आम नागरिकों को भी जबरदस्ती भर लिया गया जो पूछे जाने पर अपनी पहचान साबित करने में असफल रहे। इन सबको कथित रूप से एक सामाजिक शुद्धिकरण परियोजना का हिस्सा बना लिया गया। इन्हीं में से एक सेंटर था हुंगजे बोगजविन यानी ब्रदर्स होम। ये सबसे बड़े वेलफेयर सेंटर्स में से एक था। इसके मालिक पाक इन गुएन अक्सर इस बात पर जोर देते थे कि वो बेघर लोगों को खाना खिलाने, कपड़े मुहैया कराने और उनको शिक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। पेपर्स में इन सेंटर में आने वाले हर इंसान को केवल 1 साल के लिए ही अंदर रखा जाना था, ट्रेनिंग दी जानी थी और फिर समाज में वापस छोड़ दिया जाना था। पर असल में हुआ ये कि कई लोगों को सालों साल वहां रखा गया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो अपने दोस्तों, परिवारों को कितने साल बाद और दोबारा देख पाएंगे भी या नहीं।
इस दौरान उनको ऐसी ऐसी यातनाएं झेलनी पड़ी, ऐसा व्यवहार किया गया जो ह्यूमन राइट्स इंसानियत हर किसी को शर्मिंदा कर दे। ब्रदर्स होम से जीवित बचे एक इंसान की आप बीती से ये पूरी कहानी समझिए। चोई सेवुंग वू उस वक्त 13 साल के थे। उन्हें स्कूल से घर जाते समय सड़क से उठा लिया गया था। उन्होंने BBC को बताया, स्कूल से घर जाते समय एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे रोका, मेरे बैग की तलाशी लेने लगा। उसमें मेरे लंच की बची हुई आधी रोटी थी जो स्कूल से मिली थी। पुलिस वाले ने मुझे पूछा कि मैंने रोटी कहाँ से चुराई। उसने मुझे टॉर्चर करना शुरू किया, मेरे प्राइवेट पार्ट को लाइटर से जला दिया। वो मुझे ये कहते हुए पीटता जा रहा था कि जब तक मैं जुर्म कबूल नहीं कर लेता वो मुझे जाने नहीं देगा। मैंने घर जाने की चाहत में झूठ बोल दिया कि मैंने चोरी की है। मेरे ये कहने के महज 10 मिनट बाद ही एक फ्रूजर डंप ट्रक आया, उसमें मुझे जबरदस्ती अंदर बिठाया गया। ये मेरे जेल जीवन की शुरुआत थी। चोई ने वेलफेयर सेंटर में लगभग 5 साल बिताए। उनके मुताबिक इस दौरान उनके साथ हर तरह की क्रुएलिटी की गई, फिजिकल से लेकर सेक्सुअल वायलेंस तक हुआ। उनके कपड़े उतारकर उन पर ठंडा पानी उड़ेला गया। फिर सेंटर्स को संभालने वाले गार्ड्स ने कई रातों तक उनका रेप किया। हफ्ते भर बाद उन्हें पता चला कि उस सेंटर में लोगों का मर्डर भी किया जा रहा है। कोई अगर ये सवाल करता कि उन्हें वहां बंधक बनाकर क्यों रखा गया, तो जीते जी उनको नर्क का अनुभव कराया जाता और बेहद भयानक मौत की सजा दी जाती। इसी तरह की कहानी यहाँ रहने वाले करीब 3500 लोगों की थी। सेंटर में रहने वाले लोगों को आपस में बुनियादी चीज़ों के लिए लड़ाया जा रहा था, उन्हें यातनाएं दी जा रही थी। लोगों को एक ब्लू ट्रेनिंग सूट, रबर के जूते और नायलॉन के अंडरगारमेंट दिए गए थे। उन्हें नहाने तक की आज़ादी नहीं थी। पूरे बदन पर जूं और शरीर से सड़ी हुई मछली जैसी बू आती थी। एक छोटे से बेड पर 4 लोगों को सोना पड़ता था। फिर कैसे हुआ इस कैंप का खुलासा? इसके बाद आया साल 1987। इस दौरान 30 से अधिक लोग किसी तरह इस कैद से भागने में सफल हुए। उन्होंने बताया कि वेलफेयर स्कीम के नाम पर वहां क्या चल रहा था। जांच के आदेश आए और इन सेंटर को बंद करने के लिए मजबूर किया गया। 1 साल बाद ब्रदर्स होम को चलाने वाले पाक इन ग्युएन को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके बाद भी वहां से बच निकले लोगों की जिंदगी आसान नहीं रही। कुछ ने अपने साथ हुई जातियों की याद से परेशान होकर अपनी जान दे दी। कई लोगों को समाज में सिर्फ इसलिए अलग नज़र से देखा जाता रहा क्योंकि उन्होंने उस सेंटर में अपना समय गुजारा था। कई को अभी अपने परिवार से मिलने की आस है, कई अब भी न्याय की तलाश में है। समाज में रहने लायक बनाने के लिए खेले गए इस गेम ने कई लोगों के पूरे समाज को ही खत्म कर डाला। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे ललन टॉप। शुक्रिया।